नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे सर्वे जो विश्व के बड़े 53 डेमोक्रेटिक कंट्रीज से सर्वे हुआ, उन 53 डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं उन 200 कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल 53 डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें फुल्ली डेमोक्रेटिक भी हैं और माइनर डेमोक्रेटिक भी हैं। फुल्ली डेमोक्रेटिक मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट अपने आप को कहता है, जैसे यूरोप के कंट्री अपने आप को कहते हैं। एशिया में फुल्ली डेमोक्रेटिक अगर कोई कह सकता है तो वो इंडिया है, जहाँ फुल्ली डेमोक्रेसी है। कुछ हद तक पाकिस्तान भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है। ऐसे विश्व के 53 बड़े कंट्री जो अपने आप को फुल्ली डेमोक्रेटिक कहते हैं। फुल्ली डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर ना रिलीजन का वार है, ना रिलीजन का जोर है, ना ही मुल्ला मौलवियों का जोर है, ना ही किसी परिवार का थ्रेट है, और वहाँ वोट से ही सरकार बनती है। वो रिपब्लिक हैं, वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल हैं, जहाँ जनता ही निर्णय लेती है। ऐसे फुल्ली डेमोक्रेटिक और हाफ डेमोक्रेटिक या माइनर डेमोक्रेटिक कंट्रियों में एक सर्वे की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी पर कौन है, कौन सा कंट्री। हम किसी पार्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे। उसने कहा कौन सा कंट्री संसार का ऐसा है जो सबसे बड़ा खतरा है। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन उसमें सर्वे में सबसे प्रमुखता से आए। सर्वे सबसे प्रमुखता से आया यूएस के विषय में पूछा गया, चाइना के विषय में पूछा गया, रशिया के विषय में पूछा गया, और इसके अतिरिक्त खाड़ी के कुछ देशों के बारे में पूछा गया, जैसे सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा गया, भारत के बारे में पूछा गया। ऐसे संसार के डेमोक्रेटिक कंट्रियों के बारे में पूछा गया, क्या ये खतरा है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के विषय में पूछा गया उस सर्वे में। पूरा तो सर्वे हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि पूरा एक क्वेश्चन बना होगा जिसमें बताया गया क्या टेक्निकल कंपनियां संसार के लिए खतरा हैं, क्या डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां संसार के लिए खतरा हैं, और संसार के जो बड़े संसाधन प्रधान देश हैं क्या वो संसार के लिए खतरा हैं, क्या वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं। सर्वे को जब आप सुनेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि संसार के क्या वैल्यूएशन बताते हैं। पहले मैं उनकी बात करता हूं। सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा गया तो सऊदी अरेबिया के लिए उन्होंने कहा कि संसार के लिए किसी प्रकार का खतरा सऊदी अरेबिया नहीं है। सऊदी अरेबिया एक अपना मॉडर्न रिलीजियस प्लेस जरूर है, लेकिन वो मॉडर्निटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। और अभी तो सऊदी अरेबिया के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि सऊदी अरेबिया ने अब रामायण, महाभारत, कर्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और भारत की परंपराओं को प्रिवेल करने के उद्देश्य से उनके भारत के जो एंशिएंट कल्चर है और भारत की जो समृद्ध परंपरा है उसके बारे में पढ़ाने का भी निर्णय लिया और अपने सिलेबस में डाल दिया। दुबई भी पहले ही डाल चुका है, और यूएई में बड़ी तेज़ी से मंदिरों का निर्माण हो रहा है। और दुबई तो अपने यहाँ रामायण, महाभारत और जो भारतीय कल्चर है उसको पहले से डाल चुका है, क्योंकि इन सब कंट्रियों का मानना ऐसा रहा है, इन खासतौर से सऊदी अरेबिया जिसकी बड़ी तारीफ इस सर्वे में की गई है, उनका पहले से अभी से मानता किंग सलमान के बैठने के बाद मानना ये है कि भारत जो संसार में सबसे शांतिप्रिय देश है, भारत जो सबसे डेवलपिंग कंट्री है, भारत जो बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था सुधारने वाला कंट्री है और विश्व के किसी भी दूसरे कंट्री पर उसने कभी कब्जा नहीं किया। वो स्वयं में प्रोसिक्यूटेड रहा, लेकिन उसके ऊपर जो जातियाँ की गई उन जातियों से भी उसने बखूबी निपटा है और अपने आप को विश्व धरोहर के रूप में बचा कर रखा है। और भारत की जो सभ्यता है वो संसार की सबसे सुदृढ़ सभ्यता मानी जाती है। इसलिए सऊदी अरेबिया के विषय में जब बात पूछी गई तो सऊदी अरेबिया, लोगों को लगा था कि मक्का मदीना होने की वजह से सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा संसार में खतरा माना जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया को खतरा नहीं माना गया। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्रियों में भी जो स्कैंडिनेवियन, हंगरी को छोड़कर स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, उन कंट्रियों में जैसे स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, इन कंट्रियों ने कहा कि हम अपने यहाँ की डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड हैं। ये जो सर्वे कराने वाली कंपनी है ये या जो एजेंसी है उसने अपने यहाँ डिक्लेयर किया, इसका नाम है अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन। अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ने 53 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में
50,000 लोगों से बात की। 50,000 लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने एक सुर में कहा, संसार की डेमोक्रेसी के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। पूछने पर पता लगा कि पूछा गया कि भाई रशिया के बारे में क्या कहते हैं या चाइना के बारे में क्या कहते हैं, तो सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि रशिया के विषय में 28% लोगों ने कहा कि नहीं खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, और चाइना 38% संसार के लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लेकिन अमेरिका के लिए 44% लोगों ने कहा यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आप सोच सकते हैं कि 44% लोग, 50,000 में से 22,000 लोग इन 53 कंट्री में, ऑन एन एवरेज माने तो 1,001 कंट्री में लोगों से सर्वे करवाया गया और रैंडम ही उनसे पूछा गया, तो उनमें से लगभग 50% लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के लिए अगर खतरा संसार में है तो वो यूएसए है। आगे जब वार्ताएं पूछी गई कि भाई ये क्यों आपको लगता है, तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट डिक्टेटर इज नॉट अलाउड। यानी कि यूएस की डिक्टेशन पर डेमोक्रेसी कैसी हो हमारे देश की, ये यूएस तय नहीं करेगा, हमारा देश स्वयं तय करेगा। यूएस की डिक्टेटरशिप का मतलब है जैसे वो ह्यूमन राइट के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो चुनाव के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो ब्लास्फेमी लॉस के पीछे आजकल पड़े हुए हैं। ब्लास्फेमी लॉस का मतलब जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका सपोर्ट से संसार भर में कन्वर्जन कर रही हैं, उन कन्वर्जन की जो मिशनरी देशों में काम कर रहे हैं, वो देश अगर उनको रोकते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि वो एंटी ब्लास्फेमी, यानी कि ब्लास्फेमी लॉस की वजह से उनकी कंपनियां, उनके जो मिशनरियां हैं वो कन्वर्जन नहीं करवा पा रही हैं, इसलिए एंटी ब्लास्फेमी के लिए वो लगातार पूरे विश्व को कटघरे में खींचते रहते हैं। ह्यूमन राइट के नाम से तो वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आपने सुना होगा कि यूएसए में हर एक विषय पर कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करते रहते हैं, कभी वो आईपीआर के मामले में, कभी ह्यूमन राइट के मामले में, कभी रिलीजन के मामले में, कभी डेमोक्रेसी के मामले में, कभी रीजनलिज्म के मामले में, कभी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के मामले में, कभी माइनॉरिटीज़ के मामले में, कभी क्रिश्चियनिटी के मामले में, मतलब कुछ ना कुछ, और कभी टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ ना कुछ। अमेरिका हर विषय पर हर रोज, अभी पीछे बाइडेन के बैठने के बाद तो ये समझ में आया कि अमेरिका हर रोज किसी न किसी विषय पर कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करता रहता है और ये कहता रहता है कि इन देशों में ये सुधरना है, इन देशों में ऐसा होना है, इन देशों में ऐसा करना है, इन देशों में ऐसा नहीं करना है, इन देशों से मैं बात कर रहा हूं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई हमारे देश की, हम अगर सॉवरेन हैं, हमारे देश का अपना सिस्टम है, तो हमारे देश के सिस्टम में आपको बोलने का अधिकार क्या है? आप क्यों हमको हर बात में, हमारे देश को हर बात में डायरेक्शन देते हैं? आपकी डिक्टेशन के अनुसार हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं होगा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री हो, बहुत कम कंट्री छोड़कर, बहुत कम कंट्री से मतलब जैसे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान में एक बड़ा ग्रुप है जो अपने देश की ही क्रिटिसाइजेशन हमेशा करता रहता है, उसके पास कोई और काम नहीं है। देश में अगर ऑक्सीजन खत्म है तो ऑक्सीजन बम छोड़ देंगे, रेमडेसिविर खत्म है तो रेमडेसिविर छोड़ देंगे, बंगाल में अगर 8 घटनाएं हो गई हैं तो उन 8 घटनाओं के आधार पर मोदी का खून पानी हो गया है, ऐसा करने लगेंगे। ये भारत में भी कुछ ना कुछ जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो मालूम पड़ा कि संसार तबाह हो गया, ऐसा शो करने की कोशिश, यानी कि भारत को बदनाम करने की पूरी तैयारी में ग्रुप्स हमारे यहाँ भी लगे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में लेकिन हमारे इन छोटे ग्रुप्स को छोड़कर संसार का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अपने देश के विरुद्ध बोलता हो। कहता हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, फुली डेमोक्रेटिक, तो खास तौर से कहता है कि हमारे यहाँ कमियां हैं लेकिन हम दूर करेंगे, हमारे यहाँ कमियां हैं, कोई दूसरा देश नहीं बताएगा, हमारी कमियों के विषय में कोई भी हमको डिक्टेशन नहीं करेगा, कोई हमारे इंटरनल मामलों में इंटरवेंशन नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चाइना से हम मदद ले लेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स हमारे यहाँ के कभी कभी वर्ल्ड बैंक की बात करने लगते हैं, कभी यूएनओ की बात करते हैं, कभी यूएसए की बात करते हैं, यूएसए की, यहाँ तक कि टाइम्स मैगजीन भी के विषय में भी बात करते हैं, और एनडीटीवी जैसे चैनल तो खूब उसको बजाना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि ये इंटरवेंशन हो। लेकिन संसार के मोस्टली कंट्री नहीं चाहते कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का किसी दूसरे कंट्री का इंटरवेंशन हो। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम अपनी डेमोक्रेसी को खुद देख लेंगे, कैसे देखना है, क्या करना है, हम उसको सही कर लेंगे। लेकिन यूएस का अब स्वभाव कुछ समय से ये हो गया है कि वो हर कंट्री में अपने इंटरवेंशन करता है। अब टेक्निकल कंपनीज के मामले में इस
में क्या थ्रेट बताई गई कि डेमोक्रेसी के लिए कितना थ्रेट है। 48% विश्व के लोगों ने कहा है कि जो टेक्निकल कंपनियां हैं वो विश्व के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 48% कंपनियों से मतलब आप सोच सकते हैं कि मोस्टली मोर देन 60% कंपनियां यूएस की हैं जो टेक्निकल कंपनियां हैं। और ऐसा मानना पूरे विश्व का 53 देशों का है कि 62 से 65%, 70% यूएस की कंपनियां हमारे देश में टेक्निकल इंटरवेंशन करती हैं और हमारी डेमोक्रेसी को ख़राब करती हैं। ख़ास तौर से उनमें उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार विश्व इस विषय पर पार्टिकुलर कंसर्न में है। ये जो आंकड़ा है कि यूएस खतरा है, ये जो पिछले साल की इसी कंपनी ने जब पिछले साल सर्वे करवाया था तो बहुत कम था, लेकिन इस बार 2021 का जब सर्वे हुआ है तो उस सर्वे में यूएस को सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी के लिए बताया गया है, संसार के लिए बताया गया। हालांकि भारत के विषय में जब वार्ता हुई तो संसार में किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। भारत, सऊदी अरेबिया तो के बारे में लोग सोचते थे कि ऐसा डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लेकिन भारत के लिए संसार के किसी भी कंट्री में कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं दी जिसमें ये किसी ने भी नहीं कहा, यानी कि यूनिवर्सली कहा गया कि भारत विश्व के लिए, विश्व डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है और कभी खतरा नहीं रहा और कभी खतरा होने की संभावना भी नहीं है। ये भारत का ही चरित्र है, जिस चरित्र की वजह से भारत को इस प्रकार से पूरे संसार में पूजा जाता है। इन रिपोर्टों में जो बहुत खराब रिपोर्टें आई हैं, उन रिपोर्टों में उन्होंने कहा है कि जर्मनी और चाइना ने खास तौर से कहा कि देखिए यूएस सबसे बड़ा खतरा है संसार के लिए। हिंदुस्तान के लोगों ने कहा यूएस सबसे बड़ा खतरा है संसार के लिए। और 81% संसार के लोगों ने कहा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी हमें मुबारक, हमें किसी और देश से कोई भी सीख लेने की आवश्यकता नहीं, कोई और देश हमारे को नहीं बोलेगा। और इस विषय में जो और रिपोर्टें आईं उसमें रशिया को खतरा बताया गया, उसमें चाइना को खतरा बताया गया, लेकिन भारत को किसी ने खतरा नहीं बताया। और सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को भी बताया गया तो वो यूएस को बताया गया और कहा गया है इन सभी इस पूरे सर्वे में कि यूएस को रोकना होगा। अगर यूएस में उस सर्वे के बाद लोगों ने जो रिएक्शंस दिए पिछले 2 दिन से, चूंकि 2 दिन पहले रिपोर्ट आ गई थी, 2 दिन पहले से मतलब है कि जब G7 का फाइनल डे की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की फाइनल डे की बैठक लंदन में चल रही थी, उस समय ये रिपोर्ट आई तो हंगामा G7 में भी होना ही था और विश्व का पत्रकार वहाँ पर आंख लगाए बैठा था। इस रिपोर्ट के आने के बाद सब ने यूएस को एक सुर में कहा कि यूएस संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वाकई में है। मैं यूएस की टेक्निकल कंपनियां, यूएस की टेक्निकल नीतियां, यूएस की प्रॉपर्टी राइट की नीतियां, यूएस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो दुभाती नीति है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक सज्जन से बात कर रहा था यूएस में, वो कहते हैं कि मैं यूएस का सिटीजन हो चुका हूं और यूएस का सिटीजन होने की वजह से अब मैं भारत के लिए काम नहीं कर सकता। हैं वो भारतीय व्यक्ति, लेकिन अब मैं भारत के लिए बात नहीं कर सकता और भारत के लिए अगर मैं बात करूं और मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। मैं दूसरे कंट्री के लिए काम करता हूं। यूएस के अपने लॉज ये कहते हैं कि उनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। उनके अपने लॉज ये कहते हैं कि वो उनके देश के खिलाफ कोई भी बोले तो सजा मिलेगी। वो एंटी ब्लास्फेमी की बात जहाँ तक संसार में करते हैं, उनके अपने कंट्री के अंदर अगर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोला जाता है तो वो एंटी रिलीजियस है। ऐसी परिस्थितियों में जब यूएस इतना पर्टिकुलर कंसर्न खुद में है और उसको लगता है कि वो टूट जाएगा, उसको लगता है कि उसकी डेमोक्रेसी बिखर जाएगी, उसको लगता है कि उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में वो विश्व का अपने आप को दादा कहता है और अपने आप को गार्डियन कहता है कि वो विश्व में डेमोक्रेसी का गार्डियन है, जो एक गलत अवधारणा है। और उस अवधारणा के लिए यूएस को, पूरे संसार को ये सोचना पड़ेगा कि यूएस को कैसे समझाए। उसका एक और मुख्य कारण है,
यूएस ने अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में और बहुत सारे कंट्रियों में इंटरवेंशन करके वहाँ की सरकारें भी पलट दी। यहाँ तक कि 190 से ऊपर देशों पर उसके अपने बेस बने हुए हैं। अगर किन्हीं दो कंट्रियों का झगड़ा होता है, सपोज अगर चाइना और ताइवान के बीच में कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, चाइना जापान के बीच में कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो यूएस एक साइड से ज़रूर खड़ा हो जाता है। खाड़ी में भी अगर किसी दो कंट्रियों के बीच में झगड़ा होता है तो यूएस एक कंट्री की तरफ से ज़रूर खड़ा हो जाता है और मदद के नाम से वहाँ अपना एक बेस बनाता है और बेस बनाकर अपनी मिलिट्री वहाँ छोड़ देता है। कभी यूके भी ऐसा ही करता था हमारे देश में, जब वो आया था तो हमारे यहाँ देश टूट चुका था और टूटा हुआ देश में छोटे छोटे गवर्नर्स बन चुके थे। उन छोटे छोटे गवर्नर्स को मतलब राजाओं को एक दूसरे को मदद करके सब्सिडरी नीति अपनाकर उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा था। शुक्र है अभी तक भारत में उसका कोई बेस नहीं है। उसका कारण जब अफगानिस्तान पर उसने हमला किया था तो वाजपेयी सरकार यहाँ पर बैठी थी। वाजपेयी सरकार से ये कहा यूएस ने कि हमको फ्यूल लेने के लिए कुछ स्थान दे दो जहाँ पर हमारे एरोप्लेन्स उतरें और हमारे फाइटर जेट्स उतरें और वहाँ पर कुछ फ्यूल ले लें। वाजपेयी सरकार ने उस समय साफ मना कर दिया था, हम अपना कोई भी स्थान आपके फाइटर प्लेन्स को नहीं दे सकते। यही रास्ता मोदी सरकार में भी रहा कि जिस समय चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, गलवान को लेकर यूएस लगातार भारत से कह रहा था कि हाँ आप बताओ तो हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं, हम अरब सागर में आपके साथ खड़े हो जाते हैं, हम आपके साथ कुछ बेस बना लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने उनको बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी और उन्होंने कहा कि हम अपना लड़ाई स्वयं में लड़ लेंगे। यही कारण है कि भारत में अभी तक यूएस का कोई बेस नहीं है। बाकी मोस्टली कंट्रियों के चारों ओर उनका बेस बना हुआ है। अरब सागर में अभी तक उनका कोई बेस नहीं बन पाया है। उसका कारण भारत की अपनी बिल्कुल साफ स्वच्छ नीतियां रही हैं। आज देखने में आया है कि संसार भर यूएस के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है और उन प्लेटफॉर्म में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से उन कंट्रियों के अंदर इंटरवेंशन करने का काम यूएस कर रहा है। जैसे मैं अगर कोई ये लेक्चर रिकॉर्ड करके डालता हूं तो इनको वो डाउन करेगा, लेकिन अगर हमारे देश के विरुद्ध कोई लेक्चर कोई डाल दे, सपोज ऑक्सीजन की कमी बता दे, रेमडेसिविर की कमी बता दे, वेंटिलेटर की कमी बता दे, देश में मर रहे हैं ऐसा कुछ कमी बता दे, तो फिर उसको इतना वो प्रपोज करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो फैलना शुरू हो जाता है और उसके सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने ऐसी एल्गोरिथम सेट करके रखी है। इस पर संसार के सभी कंट्रियों को विचार करना पड़ेगा। लेकिन आज संसार के आम आदमी एक सुर में समझ रहा है कि यूएस संसार के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। थ्रेट चाइना भी है, थ्रेट रशिया भी है, इस्लामिक रिलीजियस चरमपंथ भी है, लेकिन अभी की तारीख में यूएस सबसे बड़ा, डेमोक्रेटिक कंट्रियों में यूएस सबसे बड़ा थ्रेट है। ऐसी बात सामने निकल कर आई है। पूरे विश्व को इस पर विचार करना ही होगा। थैंक यू वेरी मच।